जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी को एक बार फिर से स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रकाश पोद्दार आप सभी का झारखंड दर्शन प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज झारखंड दर्शन का दूसरा एपिसोड है और आज जिस डिस्ट्रिक्ट का दर्शन हम लोग करने वाले हैं, जिस जिले का दर्शन हम लोग करने वाले हैं, जिस जिले का भ्रमण हम लोग करने वाले हैं, वो है जिला रांची। जहां हम भी हैं, जहां आप सब में भी कई सारे लोग होंगे। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रांची जिला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सभी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हम लोग एक साथ कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। और साथियों, सबसे जरूरी बात कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पर रांची के इतिहास की चर्चा करेंगे, रांची के भौगोलिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे, रांची का जो इकोनॉमी है उस पर भी चर्चा करेंगे, रांची का जो मेले लगते हैं, रांची में जो शिक्षण संस्थान है, रांची में जो क्रीड़ा स्थल है यानी स्टेडियम्स वगैरह हैं, रांची के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, उन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत कुछ याद भी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? एक बार मुझे कंफर्म करिए, आप लोग प्रॉपरली मुझे सुन पा रहे हैं ना दोस्तों? चलो, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जोहार, नमस्कार, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। सचिन, राकेश, दीपक, शमशेर, शियाराम, राजेश, बबलू, आनीस, वारिस, निधि, अंजू, शशिकांत, नजनी परमीन, राखी, शिया सिंह, रूबी कुमारी, सुरेश टुड्डू, सौम्या, नीता, किरण, रितेश, अनीस, अनीता, रीज, सौम्या, कार्तिक, पंकज, सभी लोगों का स्वागत है। इकरामुल शेख, शशि सरोज, अंजू कुमारी, अनुज महतो, रितेश कुमार, चलिए, शत्रुघ्न चौरसिया, सभी लोगों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, भर भर के स्वागत है। ठीक है, तो दोस्तों, झारखंड दर्शन पहला एपिसोड आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि उस एपिसोड में मैंने रांची नहीं हजारीबाग बताया था। ठीक है, हजारीबाग का पूरा दर्शन भ्रमण उस एपिसोड में हुआ था। आज के इस एपिसोड में हम लोग रांची दर्शन करने वाले हैं। ठीक है, परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। जो लोग एग्जाम नहीं भी देते हैं, जो आम लोग भी हैं, वो इस वीडियो को देख करके संपूर्ण रांची को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए, तो शुरू करते हैं साथियों आज के सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप करियर फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए करियर फाउंडेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल में लगातार फॉलो कर सकते हैं। एप्लीकेशन में पेड कोर्स मिलता है। और ऑफलाइन प्रिपरेशन के लिए आप हमारे रांची सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, जहां जेपीएससी की तैयारी, जेएसएससी की तैयारी होती है ना। तो आप लोग हमारे रांची सेंटर में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल नंबर दिया गया स्क्रीन पे, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। जो लोग लेडी सुपरवाइजर का फॉर्म भर रहे हैं, लेडी सुपरवाइजर की वैकेंसी आई हुई है, तो लेडी सुपरवाइजर के लिए हमारे यहाँ सोशियोलॉजी का बैच स्टार्ट हो चुका है और कल से आप लोगों को साइकोलॉजी का भी बैच हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो लेडी सुपरवाइजर के हैं, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जेएसएससी के लिए हम लोग एक क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं 10 तारीख से। ठीक है, 9 तारीख तक उसका एडमिशन क्लोज हो जाएगा। अगर आप लोग की तैयारी अभी अच्छी नहीं हो पाई है, एग्जाम क्रैकिंग कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप लोग हमारे इस क्लास को ज्वाइन करिए, हमारे ऑफलाइन क्लास में, जहां पर 3 घंटे डेली क्लास चलेगा और 3 घंटे में आप लोगों को वही सारी चीजें पढ़ाई जाएगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आप लोग को तैयार किया जाएगा। हर दिन आप लोग को एक नया
कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट मिलेगा और हर दिन आपकी अच्छी तैयारी होगी। इस तरह से 60 से 70 दिनों में आप लोगों का इतना बेहतर इंप्रूवमेंट कराया जाएगा कि आप एग्जाम के लिए 100% कॉन्फिडेंस होकर के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो रांची दर्शन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप हमारे पीछे जो बैकग्राउंड देख पा रहे हैं दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो यहां पे खड़ा होकर ऐसा ही फील हो रहा है कि मैं भी विधानसभा पहुंच गया हूं। ठीक है, अरे भाई अंदर नहीं बाहर, अंदर पहुंचने की अभी मेरी वक्त नहीं आई है। ठीक है, तो ये विधानसभा का नया बिल्डिंग मैंने यहां पर स्क्रीन पे लगाया। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल व्हाइट हाउस की तरह बनाया गया है रांची विधानसभा को, है ना। पहले जो विधानसभा था वो लेनिन हाउस में चलता था। लेनिन हाउस जो रशियन हॉस्टल हुआ करता था रांची में। एचईसी जो रांची के अंदर एक फैक्ट्री है, वहां पर जो रशियन लोग काम करते थे उन लोगों के लिए एक हॉस्टल बना हुआ था जिसका नाम था लेनिन हाउस। और उसी लेनिन हाउस में रेंट पे चलता था हमारा विधानसभा की कार्रवाई। ठीक है, बट अब झारखंड का अपना विधानसभा भवन बन चुका है। अब झारखंड का नया हाई कोर्ट बिल्डिंग बन चुका है। ठीक है, तो ये कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा विधानसभा का बिल्डिंग है। आप लोगों को मैं दिखा पा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए अच्छा फील हो रहा है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर बहुत सारी तस्वीरों के माध्यम से मैं आप लोगों को विजुअलाइज कराऊंगा एक एक चीज को। ठीक है, जितने भी रांची के अंदर पर्यटन स्थल हैं बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से, रांची के प्रमुख व्यक्ति बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से, रांची जो प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, सब तस्वीरों के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए सबसे पहले मैं बात जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं आखिर रांची झारखंड में है कहां पर। ठीक है, रांची झारखंड में है कहां पर? तो साथियों ये जो आप देख पा रहे हैं झारखंड का मानचित्र है और झारखंड के मानचित्र में आप जो यहां देख पा रहे हैं ये है क्या? ये रांची है। ठीक है, ये क्या है? ये रांची है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रांची झारखंड में है कहां पर, तो आप इसको कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मध्य भाग का भी हिस्सा घेरे हुए हैं और पूर्वी भाग, तो पूर्व मध्य भाग आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूर्व मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, रांची जो है वो झारखंड के पूर्व मध्य भाग में स्थित है। ये अवस्थिति हो गया झारखंड में। ठीक है, अच्छा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। जब झारखंड बिहार एक था, ठीक है, जब संयुक्त बिहार था 2000 से पहले, जब झारखंड नहीं बना था, उस समय की बात है कि गर्मी के दिनों में बिहार के लोग जो होते थे वो रांची आ जाया करते थे। कहने का मतलब ये हुआ संयुक्त बिहार में जब झारखंड बिहार एक था तब रांची को बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाती थी। ठीक है, रांची को क्या बोलते थे? ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते थे। ठीक है, तो रांची चूंकि यहां का इन्वायरमेंट, यहां का जो टेम्परेचर है, यहां का जो बारिश होने का जो ये है, ये सारी चीजें बहुत ही लोगों को पसंद आता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है, ठीक। तो ये है रांची की अवस्थिति दोस्तों, मैप में अगर हम बात करेंगे तो, है ना। अब चलिए अवस्थिति को थोड़ा विस्तार से हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं दोस्तों? ये जो रांची है वो किन किन जिलों से घिरा हुआ है ना। रांची जो है वो किन किन जिलों से घिरा हुआ है, देखिए समझिए, बहुत मेहनत से ये प्रेजेंटेशन आप लोग के लिए बनाया गया है। मान लीजिए ये रांची जिला जो मैंने आपको मैप में अभी दिखाया था, रांची जिला के पूर्व में, है ना, रांची जिला का जो पूर्व है, पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है। यानी रांची जिला एक राज्य के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अगर उत्तर में बात करें तो उत्तर में कौन है दोस्तों? उत्तर में आपका हजारीबाग है। उत्तर में क्या है? हजारीबाग है। दक्षिण में आपका कौन सा जिला है? तो दक्षिण में आपका खूंटी जिला पड़ जाता है। ठीक है,
पश्चिम में कौन सा जिला है, तो पश्चिम में लोहरदगा जिला पड़ जाता है। समझ रहे हैं ना। अब ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो आप लोग समझ लिए। उत्तर में हजारीबाग, पूर्व में आपका वेस्ट बंगाल का बॉर्डर सटा हुआ है, दक्षिण में खूंटी सटा हुआ है और पश्चिम में लोहरदगा सटा हुआ है। समझ गए ना। अब ये वाला जो कोना है जिसको आप लोग उत्तर पूर्व कह सकते हैं, उत्तर पूर्व में रामगढ़ जिला के साथ सीमा बनाती है ना। अगर मैं उत्तर पश्चिम की बात करूं तो उत्तर पश्चिम में रांची जिला थोड़ा सा चतरा के साथ भी सीमा बनाती है और लातेहार के साथ भी सीमा बनाती है। ठीक है। अगर मैं दक्षिण पूर्व की बात करूं तो दक्षिण पूर्व में रांची जिला सरायकेला खरसावां के साथ सीमा बनाती है और थोड़ा सा सीमा ये पश्चिमी सिंहभूम के साथ भी बना देती है। अगर मैं दक्षिण पश्चिम की बात करूं तो दक्षिण पश्चिम में रांची जिला का जो बॉर्डर है वो गुमला जिला से लगा हुआ है। ठीक है, ये गुमला जिला से लगा हुआ है। समझ गए आप लोग। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ, कुछ कुछ मैप में आपको किताबों में मिलेगा कि पश्चिमी सिंहभूम से नहीं सटा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रांची का जो बॉर्डर है वो पश्चिमी सिंहभूम से भी थोड़ा सा सटा हुआ है। रांची का बॉर्डर इन सभी जिलों से सटा हुआ, आप देख सकते हैं। उत्तर में हजारीबाग, दक्षिण में खूंटी, पूर्व में पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, पश्चिम में लोहरदगा का बॉर्डर है, उत्तर पूर्व में रामगढ़ है ना। फिर आपका दक्षिण पूर्व में सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम है, दक्षिण पश्चिम में गुमला है और उत्तर पश्चिम में लातेहार और चतरा का बॉर्डर जो है रांची से सटा हुआ। तो आपको चौहदी और सीमाएं समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। रांची के नाम को लेकर के भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्या जानकारी होना चाहिए? रांची के कई सारे नाम हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि पहले एक अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों का जो शासन चलता था वो लोहरदगा से चलता था और लोहरदगा का ये भाग था किशुनपुर। ठीक है, वही किशुनपुर जो है वो अलग हुआ और किशुनपुर को ही बाद में रांची कहा गया। समझे। लेकिन ये रांची नाम के पीछे भी कई सारे मायने हैं, कई सारे लोगों का अलग अलग मानना है कि आखिर इसका नाम रांची कैसे पड़ा। तो क्या क्या मानना है मैं आपको समझाता हूं। इस जिले का नाम रांची यहां से बने बांसों के धनुष के नाम पर रखा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि जो धनुष बांस से बनता था यहां का बांस से, उसको आर्ची कहते थे और आर्ची का ही कालांतर में अपभ्रंश बन के रांची बन गया। समझे। आर्ची आर्चरी से भी संबंधित है, आर्चरी बोलते हैं ना तीरंदाजी को, तो आर्ची बोलते थे। यहाँ के जो धनुष बनते थे बांस के उसको आर्ची बोलते थे। वही आर्ची बाद में अपभ्रंश होकर के क्या बन गया? रांची बन गया। कुछ लोगों का ये मानना है। उसके बाद अन्य मान्यता ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि रांची का नाम जो पड़ा है मुंडारी के अरंची शब्द से पड़ा है। ठीक है, मुंडारी का अरंची शब्द से पड़ा है। अरंची मुंडारी भाषा में हल जोतने का सामान को कहते हैं। अरंची किसको बोलते हैं? मुंडारी भाषा में हल जोतने का सामान को अरंची कहा जाता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि इसी अरंची से रांची का नाम रांची पड़ा है। यह भी कहा जाता है दोस्तों कि रीची नामक की एक पक्षी रांची में निवास करती थी, रांची में पहाड़ी पे निवास करती थी, है ना। और आज वही पहाड़ी मंदिर है, उसके आसपास रीची नामक एक पक्षी निवास करती थी। उसी पक्षी के नाम पर रांची का नाम रांची पड़ा है, ऐसा भी मानना है। ठीक है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों का प्रशासन 1845 के आसपास लोहरदगा से चलता था। उसी का एक गांव किशुनपुर बाद में डेवलप होकर के रांची बन गया। तो इतने सारे मान्यताएं हैं। साथ ही साथ रांची का नाम अंग्रेजों के टाइम विल्किंसनगंज भी कुछ समय के लिए हुआ। ठीक है, रांची तो है ही, साथ ही साथ मैंने आपको बताया किशुनपुर भी रांची का नाम रहा है। तो ये रांची के नाम पर हम लोगों ने यहां पर चर्चा कर लिया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारी चीजें। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं। देखो, प्राचीन काल की बात करें, इतिहास में चलते हैं, तो प्राचीन काल में माना जाता है कि ये जो क्षेत्र है, रांची का जो क्षेत्र है, वो मौर्य काल में अशोक के अधीन कुछ समय तक रहा था। ठीक है, तो अशोक के अधीन ये क्षेत्र रहा था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मौजूदा झारखंड की जमीन पर मुंडाओं का आगमन हुआ। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि झारखंड में अपनी राज व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? मुंडाओं को जाता है।
और मुंडा लोग ही यहाँ पर आए थे और सुतिया पाहन नाम के व्यक्ति को राजा बना दिए थे, है ना। रीसा मुंडा नाम का व्यक्ति आया था, उसने सुतिया पाहन नाम के एक व्यक्ति को राजा बना दिया था और सुतियांबे को राजधानी बनाया गया था, है ना। तो रांची में यहां पर राज्य बनाने की प्रक्रिया मुंडाओं के द्वारा शुरू की गई, ठीक है। फिर उसके बाद नागवंश की स्थापना हुई। मदरा मुंडा जो है वो फनी मुकुट राय को राजगद्दी सौंप देता है और यहां पर अपना नागवंश की स्थापना करता है और नागवंश में कई सारी राजधानियां जिसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। रांची के इतिहास में जाते हैं दोस्तों, तो रांची में तीनों पाषाण काल के, अगर हम पाषाण काल की बात करें तो आपको पता है इसमें 3 तरह के पाषाण काल हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो भी खुदाई हुआ है, पुरातत्व विभाग के द्वारा जो भी खुदाई हुआ है, रांची एक ऐसा जगह है झारखंड में जहां पर पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों पाषाण काल के अवशेष आपको रांची में मिलेंगे, ठीक है। तो तीनों पाषाण काल के अवशेष मिलेंगे, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। खुदाई में रांची के नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार मिले हैं, बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। रांची में क्या है कि कनिष्क के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इससे यह भी पता चलता है कि कुछ समय तक, हो सकता है कुछ समय तक रांची का जो क्षेत्र है कुषाण शासन के भी अधीन रहा, है ना। यानी कनिष्क के अधीन भी रहा है रांची का क्षेत्र, क्योंकि यहां से अगर कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के भी अधीन रहा था, ठीक है। तो ये सब कुछ प्राचीन इतिहास की बातें मैं यहां पर कर रहा था दोस्तों रांची के संदर्भ में। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर राजवंश की स्थापना हुई थी, मुंडाओं के द्वारा शुरू हुई थी, उसके बाद नागवंश की स्थापना हुई, है ना। उसके बाद नागवंश की स्थापना हुई और नागवंश में कई सारी राजधानियां हुई हैं। उसमें से कुछ राजधानियां रांची के आसपास ही हैं। जैसे अगर आप सुतियांबे की बात करेंगे तो सुतियांबे जो है पिठौरिया के पास है। पिठौरिया रांची में एक जगह है, वहीं पर आपको सुतियांबे देखने को मिलेगा। चुटिया आज भी है, डोरंडा के आगे आपको चुटिया देखने को मिलेगा। तो चुटिया जिस राजधानी को प्रताप राय ने बनाया था, ये चुटिया रांची में है, ठीक है। फिर खुखरा नाम का जगह भी आपको रांची के आसपास मिलेगा। हालांकि ये दोयसा और पालकोट नाम का जगह जो है गुमला क्षेत्र में पड़ता है। ये भी नागवंश का राजधानी कुछ समय तक रहा था। और लास्ट में अगर हम रातूगढ़ की बात करें, रातू नाम का एक ब्लॉक भी है रांची में। और रातूगढ़ अभी भी रातू का किला अच्छी अवस्था में है, लोग घूमते हैं वहां पे, जाते हैं, देखते हैं। वहां पे नवरात्रि के समय कुछ कार्यक्रम चलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बात किए किसके बारे में, नागवंश के बारे में। क्योंकि नागवंश की अगर हम चर्चा करते हैं तो नागवंश का उदय इसी क्षेत्र में हुआ है, इसी क्षेत्र में नागवंश की शासन व्यवस्था चलती थी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मध्यकाल की। एक एक करके बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया प्राचीन काल के बारे में, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं मध्यकाल के बारे में। मध्यकाल में जैसा मैंने आपको हजारीबाग दर्शन में बताया था कि जिस प्रकार से अकबर के शासनकाल आने तक हमारे रांची, हजारीबाग, कोई भी क्षेत्र पर किसी भी मुगल बादशाह का हस्तक्षेप नहीं रहा, ना दिल्ली सल्तनत के किसी शासक यहां तक पहुंच पाए, ठीक है। लेकिन अकबर का शासनकाल जैसे जैसे आगे बढ़ा, लगभग 1585 के आसपास की बात है, हमारे हजारीबाग रांची क्षेत्र पर उनका अधिपत्य स्थापित हुआ, ठीक है। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद फिर से यह क्षेत्र जो है स्वतंत्र हो गया। फिर कुछ समय बाद जहांगीर का शासनकाल में भी यह क्षेत्र अधीन आया, फिर कुछ समय बाद मुक्त हो गया। जो जैसे बातें मैंने आपको हजारीबाग वाले में बताया था, वही बातें यहां पर मध्यकाल के संदर्भ में, रांची के संदर्भ में भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब जहांगीर का शासन आया तो बिहार का गवर्नर इब्राहिम खां था। इसी इब्राहिम खां ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया था। 1772 के आसपास यहां पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना जो है शासन व्यवस्था रांची क्षेत्र में स्थापित कर चुकी थी, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो ये हम लोग मध्यकाल से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए।
आधुनिक काल में आए तो 1857 की क्रांति की अगर हम चर्चा करें रांची के संदर्भ में, तो 2 अगस्त 1857 को रांची से यह सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। अब यह मत समझ लेना कि यहीं से शुरू हुआ था, मैं बात कर रहा हूं जैसे सिपाही विद्रोह अलग अलग जगहों पर कब कब शुरू हुआ, तो रांची के संदर्भ में बात करेंगे तो रांची में सिपाही विद्रोह, है ना, रांची में सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति रांची में कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों, तो 1857 की क्रांति रांची में प्रारंभ हुई थी 2 अगस्त 1857 ईस्वी को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता जो थे ठाकुर विश्वनाथ शाही थे, है ना, ठाकुर विश्वनाथ शाही के नेतृत्व में 1857 की क्रांति रांची से जो शुरू हुई थी वो ठाकुर विश्वनाथ शाही के नेतृत्व में शुरू हुई थी, वो 2 अगस्त 1857 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक है, समझ गए। गांधी युग में आते हैं तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अबुल कलाम आजाद को कलकत्ता से रांची लाया गया था, है ना, नजरबंद करके लाया गया था। अबुल कलाम आजाद को नजरबंद करके रांची लाया गया था, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जी, थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन होगा कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए और लाइक बटन को भी दबा लीजिए। बहुत ही मेहनत करके आप लोग के बीच में इंफॉर्मेशन लाया गया है ना। थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे उनको अप्रैल 1916 ईस्वी में नजरबंद करके कलकत्ता से रांची लाया गया था। ठीक है, पहले वो डाक बंगला में रुके थे, रांची के डाक बंगला में रुके थे, लेकिन 10 दिन बाद उनको मोराबादी शिफ्ट कर दिया गया था, है ना। पहले डाक बंगला में रुके थे, फिर मोराबादी में उनको शिफ्ट कर दिया गया था। तो अबुल कलाम आजाद, हालांकि अबुल कलाम आजाद से मिलने गांधी जी भी रांची आए थे, लेकिन उनकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई थी क्योंकि वो उसी समय दिल्ली रवाना हो चुके थे। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गांधी युग में और अगर हम बात करें तो आपको पता होगा दोस्तों कि महात्मा गांधी 3 जून 1917 को महात्मा गांधी पहली बार रांची आए थे और यहीं पर बैठ करके चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा उन्होंने तैयार किया था। यहीं पर बैठ करके रांची में ही वो बैठ करके चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा उन्होंने बनाया था। और पहली बार जो आए थे, एक्चुअली लंदन में उनको श्याम कृष्ण सहाय मिल गए थे। श्याम जी कृष्ण सहाय उनको लंदन में गांधी जी को मिल गए थे और श्याम जी कृष्ण सहाय ने उनको यहां आने का न्योता दिया। ठीक है, तो वो रांची आए और रांची में ही श्याम जी कृष्ण सहाय के यहां वो ठहरे थे, है ना। और यहीं पर वो पहली बार जब आए थे तो महात्मा गांधी के साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी थी, उनके साथ उनके पुत्र देवदास गांधी भी थे और ब्रजकिशोर बाबू भी थे। बाद में आपको पता होगा ब्रजकिशोर बाबू से मिलने भी एक बार दोबारा से गांधी जी जो हैं वो रांची आए थे। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया है बात कि गांधी जी जो है वो श्यामजी कृष्ण सहाय के बुलावे पर पहली बार रांची आए थे और वो समय कौन सा था, 3 जून 1917, और यहीं पर बैठ के वो चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा उन्होंने तैयार किया था। उनके साथ ब्रजकिशोर बाबू थे, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी और उनका पुत्र जो है वो देवदास गांधी भी साथ आए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब है कि बार बार आए गांधी जी रांची, असहयोग आंदोलन के टाइम भी आए। तो असहयोग आंदोलन के टाइम जब 1920-21 में गांधी जी रांची आए, इस बार वो कहां ठहरे थे, तो इस बार रांची के भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे, है ना। कहां ठहरे थे, भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान रांची आए थे तो भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे, वहीं सामने विदेशी कपड़ों की उन्होंने होली जलाई। ठीक है, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन में ये कार्यक्रम चल रहे थे। अब रांची के संदर्भ में बात कर, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसमें रांची से नेतृत्व कौन किए थे, तो ये बात भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो रॉलेट एक्ट जो आया था दोस्तों 1919 में, उसके खिलाफ जो हर जगह विद्रोह चल रहा था, तो रांची से बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, याद रखिएगा आप लोग, रांची से नेतृत्वकर्ता कौन थे, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे रांची से, बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी थे। बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी रांची से नेतृत्व कर रहे थे। अभी इंतजार कीजिए, बहुत सारी चीजें विजुअलाइज मैं आपको कराऊंगा। इतिहास की चीजें हैं तो ये थोड़ा सा आप लोग को याद में करवा रहा हूं
लेकिन बाकी चीजें जितने भी आएगी मैं आपको विजुअलाइज करा करके सिखाऊंगा, ठीक है, चिंता में बिल्कुल मत कीजिए। रांची जिला कांग्रेस कमेटी का गठन, हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी का गठन भी 1920 में हुआ था। रांची जिला कांग्रेस कमेटी का गठन भी 1920 में हुआ था। रांची में असहयोग आंदोलन के दौरान वार्षिक पिंजरा पोल महोत्सव, पूछ दिया जाएगा मान लीजिए कभी क्वेश्चन में कि असहयोग आंदोलन के दौरान वार्षिक पिंजरा पोल महोत्सव का आयोजन कहां हुआ था, तो आप लोग को याद हो जाएगा आराम से, रांची में हुआ था, ठीक है। 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को रांची के नागरिकों की एक सभा हुई जिसमें एसके सहाय, श्यामजी कृष्ण सहाय की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, ठीक है। तो ये कुछ गांधी युग और उसके बाद की घटनाएं हैं दोस्तों, गांधी युग की घटनाएं हैं जो रांची के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, ठीक है। 26 जनवरी 1930 की बात करें तो 26 जनवरी 1930 को रांची के स्थानीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पीसी चंद्रा, है ना, रांची के स्थानीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पीसी चंद्रा जो थे, पीसी मित्र, सॉरी पीसी चंद्रा बोल दिया गलती से, पीसी मित्रा, उन्होंने नेतृत्व किया, झंडा फहराया, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया, अत्यंत उत्साहपूर्वक यहां मनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत रांची में कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को हुई और रांची से इस आंदोलन के दौरान प्रथम गिरफ्तार व्यक्ति कौन थे? नारायण चंद्र लाहिड़ी, ठीक है। रांची से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रथम गिरफ्तार व्यक्ति कौन थे? नारायण चंद्र लाहिड़ी थे। और 1930 में 26 जनवरी को जो स्वाधीनता दिवस मनाया गया था उसका नेतृत्व यहां पर किसने किया था? पीसी मित्र ने किया था। किसने किया था? पीसी मित्र ने किया था। तो ये सारे पॉइंट रांची के संदर्भ में दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, यहां पर आप देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की तस्वीर मैंने यहां पर आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश की है। अब चलिए भौगोलिक परिदृश्य थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जब हम झारखंड का भौगोलिक विभाजन करते हैं तो इसमें आप लोगों को पाट क्षेत्र देखने को मिलता है, रांची का पठार देखने को मिलता है, हजारीबाग का पठार देखने को मिलता है, ठीक है, और मैदानी भूभाग कुछ कुछ देखने को मिलता है। तो रांची में एक पठारी भूभाग है, रांची जो है वो पठारी भूभाग है और ये रांची के पठार का हिस्सा है ना, रांची के पठार का हिस्सा है। और रांची के पठार की जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से, औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना है आप लोगों को पता है ना? 600 मीटर। रांची के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 600 मीटर है। चूंकि यह पठारी भूभाग है इसलिए इस क्षेत्र से कई सारी जो नदियां निकलती है वो बहुत सारे जलप्रपातों का निर्माण करती है, ठीक है। और जलप्रपातों का निर्माण यहां पे बहुत सारी हो जाती है जिस वजह से रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल भी कहते हैं, ठीक है, सिटी ऑफ वाटरफॉल भी कहते हैं। रांची का जो टेम्परेचर होता है, रांची का जो मौसम होता है, ये रांची में जो बारिश होती है वो तुलनात्मक दृष्टिकोण से सुखद होती है। सुखद कहने का मतलब कि लोगों को यहां पर रहने में बहुत ही अच्छा फील होता है, ठंडा मौसम यहां का माना जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया कि बिहार राज्य जब था, झारखंड नहीं बना था, तो रांची जो था वो क्या था? ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। पूरा जो प्रशासन, शासन प्रशासन रांची शिफ्ट हो जाया करती थी, ठीक है, समझ गए। बहुत सारे राज्यों में होता है ग्रीष्मकालीन राजधानी अलग होता है, शीतकालीन राजधानी अलग होता है, देशों में भी होता है कई बार, लेकिन रांची जो है बिहार राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। गर्मी बहुत लगता था पटना में तो लोग रांची आ जाते थे, है ना। अब रांची का मौसम सबको, रांची का एनवायरमेंट सबको भा गया तो लोग यहाँ टिक गए, लोग यहाँ रह गए और बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पे बस गए, ठीक है। तो रांची जो है वो रांची के पठार का हिस्सा है दोस्तों। और रांची का पठार आपको मैंने बता चुका हूं कई बार कि रांची का पठार जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग है। अगर हम झारखंड का भौतिक विभाजन करते हैं जिसमें पाट क्षेत्र आता है, जिसमें हजारीबाग का पठार आता है, जिसमें रांची का पठार आता है, तो रांची का पठार का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, समझे। हालांकि ऊंचाई में बात कीजिएगा तो ऊंचाई में पाट क्षेत्र सबसे ज्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल में बात कीजिएगा तो क्षेत्रफल में रांची का पठार का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है। रांची जो है पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है ना, तो कई सारी नदियां निकलती है और नीचे गिरती है जिस वजह से जलप्रपात का निर्माण कर देती है, ठीक है। क्लियर हो गया बातें। अब देखो रांची का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 5097 वर्ग किलोमीटर है
और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से रांची झारखंड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जिला है ना। पॉपुलेशन में नंबर 1, रांची लिटरेसी में नंबर 1। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करते हैं, है ना, तो रांची लिटरेसी में भी नंबर 1 है। रांची झारखंड में पॉपुलेशन में नंबर 1 है। हाँ, एक बात में, चूंकि आप लोग बहुत सारे लोग हमारे पेड कोर्स वाले भी जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के लगातार इस बात के लिए मैसेज आ रहे थे कि सर जनजाति का डेटा बदल गया, आप वही वाला पढ़ा दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2011 का जनगणना का आंकड़ा के बाद में कोई भी जनगणना नहीं आया है। अगर किसी चीज में जनजाति का आंकड़ा बदल गया है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि कभी भी जनजाति या जनसंख्या से रिलेटेड कोई भी आंकड़ा होता है वो जनगणना के हिसाब से माना जाता है, समझे। ऐसे तो बहुत सारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने रिपोर्ट देते रहते हैं कि भारत की आबादी अब सबसे ज्यादा हो गई है ना। तो ये सब रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। अगर हम देश के संदर्भ में जनगणना की बात करते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं, है ना, जैसे आप झारखंड में जनजातियों के पॉपुलेशन के बारे में आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सवाल किया कि सर अब जो पॉपुलेशन का जो प्रतिशत है बदल गया, तो भाई जब तक जनगणना नहीं आएगा प्रतिशत कैसे बदल जाएगा। हम किस डेटा को मानेंगे? 2011 की जनगणना के डेटा को ही अभी तक हम लोग मान के चल रहे हैं। तो अगली जनगणना की रिपोर्ट आएगी तब ना हम लोग मानेंगे कि हाँ संथाल जनजाति 35% से बदल गया है। बात को समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया ना? चलिए, तो लिटरेसी रेट में नंबर 1 हो गया, जनसंख्या में नंबर 1 हो गया, है ना। हालांकि जब सबसे बड़ा शहर अगर आपसे पूछा जाए तो रांची नहीं है, झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर में आ जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया बातें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो, चूंकि भौगोलिक परिदृश्य पर हम लोग बात कर रहे हैं तो रांची जिला से बहने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए ना वीडियो, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है चीजें। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है ये सेशन, आप लोग चाहते हैं कि हाँ जो 30 वीडियो का मैं सेशन में आपको बोला हूं, 30 वीडियो में झारखंड का पूरा दर्शन करवा दूंगा, तो आप लोग उस 30 वीडियो को देखना चाहते हैं, प्यार से देखना चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ा प्यार दीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए, तो रांची से कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती है दोस्तों? एक तो हो गया स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा, तो स्वर्णरेखा कहां से निकलती है? तो स्वर्णरेखा रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। कहां से निकलती है? रांची के नगड़ी से निकलती है। ठीक है, उसी तरह से रांची जिला में बहने वाली नदी है राढ़ू नदी, कांची नदी, सपही नदी। कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं दोस्तों जो मैंने यहां पर जिक्र किया है। स्वर्णरेखा नदी हो गया, सपही नदी हो गया, राढ़ू नदी हो गया, कांची नदी हो गया, ये सब रांची जिला की कुछ प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नदी क्लियर। अब चलो हम लोग बात करते हैं किसकी? जलप्रपात की। तो जलप्रपात तो बहुत सारा है भाई। रांची जलप्रपातों का शहर, सिटी ऑफ वाटरफॉल कहते हैं। ये जो आप तस्वीर यहां देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है किसका? ये तस्वीर है हुंडरू का, है ना। हुंडरू जलप्रपात का तस्वीर यहां पर मैंने लगाया है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू, ठीक है। अब ये हुंडरू जलप्रपात के संदर्भ में बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? कि सर इसका हाइट 98 मीटर है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं, कितना कितना बोलते हैं जी आप लोग कमेंट कीजिए तो, 74 मीटर कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, 74 मीटर, ये दोनों हाइट है। ठीक है, एक हाइट बोला जा रहा है कि जहां पर वो गिरती है, जहां पर वो गिरती है वो है एक हाइट, और एक हाइट है समुद्र तल से। ठीक है, एक हाइट आपका कौन सा है? समुद्र तल से हुंडरू फॉल की ऊंचाई पूछ दिया जाए, और एक हाइट है आपका जहां पर वो गिरती है वहां से ऊंचाई। बात को समझे कि नहीं समझे? तो कौन सा वाला है समुद्र तल का? बताइए तो आप लोग बताइए, समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं। एक बार आप लोग बताइए कि हुंडरू फॉल की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, और जहां पर गिरती है वहां से कितनी है?
साउंड प्रॉब्लम, साउंड ठीक आ रहा है ना? साउंड का कोई इशू तो नहीं है? सही तो है यार साउंड। चलिए बताइए बताइए सभी लोग। 98 मीटर है समुद्र तल से ऐसा बोल रहे हैं, और 74 मीटर गिरती है ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा रांची तो पठारी भाग में स्थित है ना, पठारी भाग में स्थित है। तो समुद्र तल से ऊंचाई 98 मीटर है और जहां पे गिरती है वहां से 74 मीटर है। तो दोनों डेटा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? चलिए क्लियर हो गया साथियों। तो ये हुंड्रू जलप्रपात हो गया। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी से निकलती है, ये गिरती है। जोन्हा जलप्रपात जिसको गौतम धारा भी बोलते हैं, ये राढ़ू नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। उसके अलावा सोनुआ सीता जलप्रपात भी रांची में है, और रांची को जलप्रपातों का शहर तो इसीलिए कहा जाता है, रांची को इसीलिए तो सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है। इतने सारे जलप्रपात आपको रांची में देखने को मिलेंगे। बहुत कुछ पढ़ना बाकी है भाई आज के क्लास में, देखते हैं एक सेशन में कंप्लीट हो पाता है कि नहीं, है ना? चलिए प्रशासनिक विभाजन हम लोग देख लेते हैं। प्रशासनिक हम लोग दृष्टिकोण रांची का देख लेते हैं। तो देखो रांची जो है आप लोग को पता होगा झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। तो 5 प्रमंडल में एक प्रमंडल है दक्षिणी छोटा नागपुर, और दक्षिणी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कहां है? रांची में, ठीक है? दक्षिणी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कहां है? रांची में है। और दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन सी जिले आते हैं दोस्तों? रांची आता है, गुमला आता है, लोहरदगा आता है, सिमडेगा आता है और खूंटी आता है। ये 5 जिले आ जाते हैं, ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर में। उसके अलावा रांची जिला में अनुमंडल कितना है भाई? तो रांची जिला में 2 ही अनुमंडल है। रांची जिले में कितने अनुमंडल हैं? 2 अनुमंडल है, एक रांची और एक बुंडू, है ना? रांची और बुंडू 2 अनुमंडल हो गए। रांची जिला में विधानसभा क्षेत्र कितना है दोस्तों? तो 7 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन सा? हटिया विधानसभा, रांची विधानसभा, तमाड़ विधानसभा, सिल्ली विधानसभा, खिजरी विधानसभा, कांके और मांडर विधानसभा। रिपीट करिए मेरे साथ, हटिया, रांची, तमाड़, सिल्ली, खिजरी, कांके और मांडर, ये 7 विधानसभा है। रांची में लोकसभा क्षेत्र, एक रांची लोकसभा क्षेत्र है। रांची जिले में स्थित प्रखंडों की संख्या कितनी है भाई? तो 18 प्रखंड है दोस्तों। और आप लोग को पता होना चाहिए कि रांची जो है प्रखंडों के मामले में झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रखंड कहां है? पलामू में है, फिर गढ़वा में है, ठीक है? 21 प्रखंड है पलामू में, 20 प्रखंड है गढ़वा में, और 18 प्रखंड हैं कहां पे? तो आपका रांची में। तो रांची में 18 प्रखंड कौन कौन से हैं मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। अनगढ़ा प्रखंड, बेड़ो प्रखंड, चान्हो प्रखंड, इटकी प्रखंड, कांके, खलारी, लापुंग, मांडर, नामकुम और मांझी, रातू, ठीक है, सिल्ली, नगड़ी, बुंडू, राहे, सोनाहातू, बुड़मू और तमाड़। ये 18 प्रखंड स्थित है दोस्तों रांची के अंदर, ठीक है? रांची में ये 18 प्रखंड स्थित है। क्लियर हो गया साथियों? तो 2 हो गया अनुमंडल, 2 हो गया अनुमंडल। विधानसभा क्षेत्र कितने हो गए? तो विधानसभा क्षेत्र हो गए 5 जिला हो गया। रांची ये दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिला हो गया। विधानसभा क्षेत्र हो गया 7, हटिया, रांची, तमाड़, सिल्ली, खिजरी, कांके, मांडर। लोकसभा क्षेत्र 1 हो गया रांची, है ना? प्रखंडों की संख्या 18 जो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है? चलो, तो यहां पर मैंने दिखाया है रांची में स्थित जितने भी प्रखंड हैं। ये तमाड़ हो गया, ये सोनाहातू हो गया, ये हो गया सिल्ली, ये हो गया अनगढ़ा प्रखंड, ये हो गया राहे प्रखंड, ये हो गया बुंडू प्रखंड, ये हो गया नामकुम प्रखंड, ये ओरमांझी हो गया, कांके, रातू, नगड़ी, इटकी, मांडर, चान्हो, खलारी, है ना, बुड़मू प्रखंड, बेरो प्रखंड और लापुम प्रखंड। ये 18 ब्लॉक स्थित है दोस्तों रांची में, जो रांची के मानचित्र में मैंने यहां पर आपको दिखा दिया है, ठीक है? चलो अब हम लोग क्या करने वाले भाई? पर्यटन। रांची के पर्यटन बहुत ही बेहतरीन तरीके से विजुलाइज आपको मैं करा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये जो है दोस्तों, ये क्या है भाई? ये जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है? जगन्नाथ मंदिर है।
और जगन्नाथ मंदिर में मेला लगता है हर वर्ष, ठीक है, हर वर्ष मेला लगता है जगन्नाथ मंदिर में, रथ यात्रा मेला। और जगन्नाथ मंदिर जो स्थित है दोस्तों कहाँ है, रांची में स्थित है, ठीक है, रांची में स्थित है। एनी शाह ने इसका निर्माण करवाया था और यहाँ पर जो मूर्ति है कृष्ण बलराम और सुभद्रा की मूर्ति है, ठीक है। ये पतरातू वैली है। अब आप लोग बोलेंगे पतरातू रांची में आता है क्या सर, तो नहीं, देखो पतरातू का जो वैली क्षेत्र है वो रांची में आता है, लेकिन वैली के बाद का जो पतरातू एरिया है वो रांची में नहीं आता है, वो किस में आता है, रामगढ़ में आता है, ठीक है। तो पतरातू का दो पार्ट है, जो वैली वाला क्षेत्र है वो रांची में ही आता है दोस्तों। तो ये पतरातू वैली, ये क्या हो गया, पतरातू वैली, पतरातू घाटी, ये है हमारा रांची के सेंटर में स्थित पहाड़ी मंदिर, पर्यटन में दिखा रहा हूं, पहाड़ी मंदिर, ठीक है। यहां से आप पूरे रांची को देख सकते हैं। ये है टैगोर हिल, टैगोर हिल, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर से ये संबंधित भी रहा है ये जगह। एक सेकेंड भाई, क्या हो गया, चलो, ये क्या है पर्यटन में, ये है रॉक गार्डन, रॉक गार्डन, ठीक है, पार्क वगैरह भी मैंने दिखा दिया। ये है सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहां का, बुंडू ना, सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर को क्या बोला जाता है, पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है, ठीक है, पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है। ये पूरा जंगल के बीच में सूर्य मंदिर है रांची में स्थित। ये हो गया सिद्धू कान्हू पार्क, सिद्धू कान्हू पार्क, ठीक है। ये हो गया देवड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर, ये देवड़ी मंदिर हो गया, जहां पर आपको पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी हमेशा जाते रहते हैं और देवड़ी मंदिर में आधे टाइम पाहन पूजा कराते हैं और आधे टाइम पुजारी पूजा कराते हैं, ब्राह्मण पूजा कराते हैं, ठीक है। तो ये देवड़ी मंदिर की एक प्रमुख विशेषता है। ये आपका हो गया भगवान बिरसा, भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, जैविक उद्यान, ठीक है। और भी बहुत सारे दोस्तों, जैसे मछली घर है यहीं पर ओरमांझी में और रांची में भी। सिद्धू कान्हू पार्क मैंने आपको बता दिया। नक्षत्र वन है, नक्षत्र वन, ठीक है, नक्षत्र वन हो गया। अब चलिए शिक्षण संस्थान पर बात करते हैं। पर्यटन तो बहुत सारी चीजें हो गई, पर्यटन में पूरा रांची जो है पर्यटन से तो भरा ही हुआ है। तो मेन मैंने आपको यहाँ पर जिक्र करके तस्वीरों के माध्यम से मैंने दिखा दिया आप लोगों को। अब शिक्षण संस्थान, देखो एजुकेशन के मामले में मैंने आपको पहले बताया रांची बहुत आगे है, ठीक है। और खासकर संस्थानों के मामले में कॉलेजेस, रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटीज बहुत ही अच्छे लेवल के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एजुकेशन के सेक्टर में रांची बहुत आगे है। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं सारे जो प्रमुख संस्थान हैं, जैसे रांची विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1960 में ही हो गई थी, है ना। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1981 में इसको स्थापित किया गया था, है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, जो पहले रांची कॉलेज हुआ करता था वो अब बन गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। प्राइवेट कॉलेजों में सरला बिरला विश्वविद्यालय है, ठीक है, सरला बिरला विश्वविद्यालय प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां रांची में स्थित प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखे तो, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये हो गया आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची जो ब्राम्बे में स्थित है ना। फिर राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में IIM रांची, भारतीय प्रबंधन संस्थान, है ना, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो IIM भी रांची में स्थित है। राष्ट्रीय स्तर में आप IIIT भी आप रांची में देख सकते हैं। IIIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी रांची में स्थित है। राष्ट्रीय स्तर में प्राइवेट संस्थाओं में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BIT मेसरा जिसको आप लोग बोलते हैं, तो BIT मेसरा बहुत ही प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरे भारतवर्ष में, यह भी आपको रांची के मेसरा में स्थित आपको मिलेगा, ठीक है।
उसके अलावा प्राइवेट संस्थानों में कुछ कुछ और मैंने यहाँ जिक्र किया, जैसे साईनाथ विश्वविद्यालय है ना, साईनाथ विश्वविद्यालय, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी प्राइवेट है ना। उसके अलावा आप देख सकते हो मेडिकल कॉलेजों में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको पहले आरएमसीएच बोलते थे, पहले इसको आरएमसीएच बोलते थे, ठीक है, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बोलते थे, अब ये हो गया है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको हम लोग रिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिम्स बोलते हैं। ये रीन पास हो गया, जो कि मेंटल हॉस्पिटल है कांके में, रीन पास, ठीक है। तो कांके का मेंटल हॉस्पिटल, ये भी आप शिक्षण संस्थान में काउंट कर सकते हो। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया। फिर रांची में खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित हो चुका है, हालांकि उसकी बिल्डिंग अभी नहीं बनी है, लेकिन खेल विश्वविद्यालय भी रांची में स्थापित हो चुका है। मैनेजमेंट कॉलेजों में जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS बहुत ही प्रमुख संस्थानों में आता है मैनेजमेंट में, जैसे रांची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, उसी तरह XISS भी है, जेवियर जैट के थ्रू जिसमें एडमिशन होते हैं, ठीक है। उसी तरह रांची में आपको कुछ जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, यानी लॉ यूनिवर्सिटी भी है रांची में, लॉ यूनिवर्सिटी भी है रांची में, जिसका नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। जनजातीय शोध संस्थान भी है रांची में, जनजातीय शोध संस्थान भी रांची में। मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर को एक साथ इंक्लूड करके बता रहा हूं, ठीक है। फिर केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, सेंट्रल लेवल का तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान भी आपको रांची में देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, जो कि आपको नामकुम में मिलेगा। लाख से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिन एंड गम्स रांची, है ना, रेजिन एंड गम्स रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिन एंड गम्स रांची, ये भी आपको रांची में देखने को मिल जाएगा, ठीक है साथियों। उसके बाद जनजातीय शोध संस्थान आपको मैंने आपको बताया। हाँ, पार्क में एक चीज छूट गया था, बिरसा स्मृति पार्क, फिर राज्य संग्रहालय, ये सब कुछ पर्यटन में आप लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बिरसा स्मृति पार्क भी आपको रांची में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक चीज और यहां पर मैंने ऐड किया है, जो पहले NIFFT हुआ करता था, NIFFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी, उसका नाम अब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। क्या हो गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये NIFFT का बदला हुआ नाम है, जो कि मेटलर्जी से संबंधित संस्थान है, इंजीनियरिंग कॉलेज है ये भी, ठीक है, प्रमुख। उसके अलावा संत जेवियर कॉलेज आप लोग नाम सुने होंगे, जो रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो शिक्षण संस्थान, पर्यटन, ये सारी चीजें मैंने यहां पर आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलिए रांची के प्रमुख व्यक्तित्व पर चर्चा कर लेते हैं। वीडियो के ऐड बीच में ऐड कैसे आ रहा है भाई? अब जब लोग चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में दोस्तों? जो रांची के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। जैसे मैंने आपको आज बताया कि 1857 की क्रांति में रांची से जो नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ये 1857 की क्रांति से संबंधित विभूति हैं, ठीक है। पांडे गणपत राय, ये भी इनके साथ थे 1857 की क्रांति में। रामदयाल मुंडा, जो जनजातीय शोध संस्थान स्थापित करने में प्रमुख रोल प्ले किए थे, रामदयाल मुंडा, ठीक है। उसके अलावा शेख भिखारी, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, रांची से रिलेटेड हैं ये भी। शेख भिखारी ओरमांझी से रिलेटेड हैं, ओरमांझी में खुदिया गांव है, वहीं के रहने वाले हैं, वहीं के रहने वाले थे शेख भिखारी। ये रामदयाल मुंडा की तस्वीर है। ये सब रांची से रिलेटेड महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, महत्वपूर्ण विभूति हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ कुछ महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, जैसे आप कला के क्षेत्र में मुकुंद नायक, है ना, मुकुंद नायक,
उसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में राम टहल चौधरी जो एक प्रमुख राजनेता रहे, रांची के सांसद रहे हैं, और साथ ही साथ ये शिक्षाविद रहे, इनके कई सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज भी चलते हैं रांची में। सुबोध कांत सहाय जो केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में, ये भी रांची से बिलोंग करते हैं। ठीक है। मधु मंसूरी हसमुख जो नागपुरी गीत गाते हैं, गायक हैं मधु मंसूरी हसमुख, जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, ये भी रांची से बिलोंग करते हैं। प्रमुख राजनेताओं में आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो, इनका भी संबंध रांची के सीली से है, और सीली से विधायक भी हैं वर्तमान में। ठीक है। तो प्रमुख विभूति पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ और नाम है, जैसे विभूति में हमारे माही भैया, है ना, माही भैया भी, ये तस्वीर अभी वायरल है, कल परसों से बहुत वायरल हुई है तस्वीर, नए लुक में आए हैं महेंद्र सिंह धोनी। अब आप लोग इसमें कुछ भी बातें कर लो, रांची जिला का जो वेबसाइट है उसको आप खोलिएगा, सरकारी वेबसाइट को, तो उसमें देखने को मिलेगा कि रांची शहर को महेंद्र सिंह धोनी के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्म भी रांची में हुआ है, वो पूरा बचपन पूरा करियर यहीं से बनाए हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी एक प्रमुख विभूति हो गए, बहुत बड़े स्तर पे खेल के क्षेत्र में विभूति हो गए, है ना, एक स्टार खिलाड़ी, स्टार सेलिब्रिटी, अभी भी मतलब संन्यास लिए हुए कितने समय हो चुका है, लेकिन लगातार चर्चा में बने रहते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये है सिलवानुस डुंगडुंग साहब, सिलवानुस डुंगडुंग, जिनको 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार भी मिल चुका है। ये 1980 में जो सोवियत संघ मॉस्को में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, उस टीम के मेंबर थे सिलवानुस डुंगडुंग, ये भी रांची में ही रहते हैं। ठीक है। वर्ल्ड नंबर 1 तीरंदाजी प्लेयर बन चुकी दीपिका कुमारी का संबंध भी रांची के रातू से है। ठीक है। ये हाल में चर्चा में रहे हैं दोस्तों सुजीत मुंडा, जो वर्ल्ड कप टीम, ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो जीत कर आई है, ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो इंडियन क्रिकेट टीम जीत कर आई है वर्ल्ड कप, उस टीम का हिस्सा रहे हैं सुजीत मुंडा। तो ये भी झारखंड के प्रमुख विभूति में आ गए हैं, और इनका भी संबंध रांची जिला से है। ठीक है साथियों, चलिए कैसा लग रहा है आप लोग को सेशन? बताइए। हॉकी से संबंधित कुछ विभूति हैं, कुछ छूट गया क्या? चलिए स्टेडियम पर चर्चा कर लेते हैं, खेल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम हो गया, बिरसा मुंडा स्टेडियम हो गया, फुटबॉल स्टेडियम, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम हो गया रांची में स्थित, बुद्धू भगत एक्वाटिक स्टेडियम हो गया, शेख भिखारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, जो खेलगांव का ये कॉम्प्लेक्स है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, जो पूरा खेल अंदर चलता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। उसके बाद बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम भी खेलगांव में स्थित है। उसके अलावा आपको रांची में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भी मिलेगा, एस्ट्रोटैक स्टेडियम जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, बीर बुद्धू भगत एक्वाटिक स्टेडियम मिलेगा। तो कई सारे रांची में आपको जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम मिल जाएगा। ठीक है। और आपको मिलेगा विश्वनाथ सहदेव स्टेडियम मिल जाएगा आपको। ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम मिल जाएगा। तो ये सारे स्टेडियम भी रांची में स्थित है, क्रीड़ा स्थल की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, हाल में पहलवानी में चर्चा में आई थी चंचला कुमारी का संबंध रांची से, चंचला कुमारी का भी तो संबंध रांची से है ना। और देखो बहुत सारे खिलाड़ी हैं हॉकी के, हालांकि पहले रांची का हिस्सा था खूंटी जिला, 2007 से पहले खूंटी रांची का, अगर खूंटी रांची में हुआ तो बिरसा मुंडा का संबंध खूंटी से है, उनको भी हम लोग मान लेते रांची में, है ना। निक्की प्रधान का संबंध है, जयपाल सिंह मुंडा का संबंध, ये सब खूंटी में चले गए। प्रमुख जो हॉकी खिलाड़ी हैं वो खूंटी से हैं, सिमडेगा के हैं, इन सब क्षेत्रों से। हालांकि रांची से भी कई सारे खिलाड़ी अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण था मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है। मेला रांची में कौन कौन सा लगता है दोस्तों? तो रांची में मेला, एक तो रथ यात्रा मेला लगता है, रांची के आपका टाटी सिले में नवमी डोल मेला लगता है, रानी चुम्बा मेला भी रांची में लगता है, देवोत्थान मेला भी रांची में लगता है, मुड़मा मेला भी रांची में लगता है।
मुड़मा मेला भी कहां लगता है? तो रांची में लगता है। ठीक है, समझ में आप लोग को? चलिए 10 बज चुके हैं, इसके बाद भी एक सेशन है मैथ का। अब चलो इकोनॉमी पर बात कर लेते हैं। तो देखो रांची का इकोनॉमी जो है, रांची में भी कई सारे इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले अगर हम किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वो है दोस्तों हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ये आप देख पा रहे हैं, HEC, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 ईस्वी में, है ना। और पूर्व सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। इसके अंदर 3 अलग अलग यूनिट है, 3 अलग अलग इंडस्ट्री है, जिसका नाम है FFT फाउंड्री फोर्ज प्लांट, HMBP हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, HMTP हैवी मशीन टूल प्लांट। हैवी मशीन टूल प्लांट की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, FFT की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, और HMBP की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। 1958 में इसको स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था क्या? उद्योग को स्थापित करना। उसके अलावा मूरी में आपका एल्युमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को इंडस्ट्री जो है मूरी में स्थित है ना, जहां पर आपको लोहरदगा से बॉक्साइट आता है और यहां पर एल्युमिनियम के मीडियम प्रोडक्ट बनते हैं। मेकॉन लिमिटेड एक आपको इंडस्ट्री मिल जाएगा रांची के अंदर, है ना। उसके अलावा श्रीराम बॉल बियरिंग हो गया, उषा मार्टिन का केबल एंड वायर कंपनी हो गया। ये सब कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है रांची के, जिससे रांची की अर्थव्यवस्था जो है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, देख सकते हैं यहां पर उषा मार्टिन वायर रोप्स लिमिटेड ये है। तो चलिए आज का सेशन में हम लोगों ने रांची दर्शन कराने का पूरा प्रयास। देखो हर कुछ तो 1 घंटे के सेशन में शामिल नहीं किया सकता, पूरा इंफॉर्मेशन जीके पूरा सारा, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैं यहां पर समाहित करने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। और चाहे वो खेल से जुड़ी चीजें हो, चाहे वो इकोनॉमी से जुड़ी चीजें हो, चाहे वो भूगोल से जुड़ी चीजें हो, इतिहास से जुड़ी चीजें हो, यहाँ की कला से जुड़ी चीजें हो, मैक्सिमम चीजें यहाँ पर मैं एक घंटे के सेशन में समाहित करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो झारखंड दर्शन के इस दूसरे सेशन को आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला जिला हम लोग फिर अगले दिन, कल नहीं हो पाया तो परसों, मतलब ऐसे गैप में चलता रहेगा, क्योंकि इतने सारे कंटेंट को एक साथ संग्रहित करने में, डिजाइन करने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है। 5-6 घंटे का समय आप लोग के पीछे देते तब 1 घंटे का सेशन तैयार होता है। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30 वीडियो में मैं आपको पूरा झारखंड दर्शन कराने वाला हूं, और मैं आपको बताया हूं ना कि 30 वीडियो में आप झारखंड के बारे में इतना कुछ जान जाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा, है ना। 30 वीडियो में, 30 ही क्लास में, मतलब 30 घंटे में मैं झारखंड को आपको आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा फास्टली करने का प्रयास कर। देखो पढ़ाना अलग चीज होता है, पढ़ाने का बात अगर मैं करूं तो एक एक चैप्टर को 1-1 घंटे 40 मिनट में एक एक टॉपिक को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये है अलग चीज। ये आपको एक तरह से आप बहुत सारी चीजें पढ़े हुए हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग टॉपिक से पढ़े हुए, एक जगह में समाहित करके, एक जगह ला करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो रांची जिला दर्शन आज संपन्न हुआ दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग किसी और जिला का दर्शन करेंगे। हाँ, स्थापना की बात आप लोग पूछ रहे थे। देखो कुछ डेटा को लेकर के, देखो डिस्ट्रिक्ट का जो सरकारी वेबसाइट होता है उसमें जो चीजें मेंशन होती है वो ऑथेंटिक मानी जाती है। तो ज्यादातर जिलों के सरकारी वेबसाइट में स्थापना के बारे में वर्णन ही नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि रांची जिला की स्थापना 1899 में हुई थी। ठीक है, 1899 में। तो रांची जिला 1899 में एक जिला के रूप में स्थापित हुआ। रांची जिस समय झारखंड बना उस समय एकलौता नगर निगम था। ठीक है, नगर निगम कब बना है दोस्तों रांची, बताइए। रांची नगर निगम कब बना, नगर पालिका कब बना, बताइए। 1869 में ये नगर पालिका बना था। ठीक है, 1869 में नगर पालिका बना था और 1979 में ये नगर निगम बना। ठीक है, 1979 में ये नगर निगम बन गया। क्लियर है।
चलिए, तो मजा आया दोस्तों, मजा आया घूमने में रांची। पर्यटन, खासकर मैंने पर्यटन को, खेल को, स्टेडियम्स को यहाँ पर अच्छे तरह से विजुअलाइज कराने का प्रयास किया। आप लोग एक बार फिर से अगर नहीं देखें तो पूरी तस्वीर देख लीजिए आज के इस वीडियो का, पूरी तस्वीर देखिए, मजा आएगा। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोग को सबको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहेंगे 10 तारीख से हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी एक जेएसएससी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। उसमें एक्साइज कांस्टेबल वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें जेएसएससी सीजीएल वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे पेपर 3 के जितने भी पेपर हैं, जीके, जीएस, साइंस, झारखंड जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। 3 घंटे हर दिन क्लास चलेगी और 3 घंटे क्लास चलना मतलब 60 से 70 दिन 3 घंटे की क्लास चलना, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर सारे टीचर आपके पीछे मेहनत करेंगे तो आपका लेवल कहाँ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली वे टेस्ट ले रहा था ना, टेस्ट में बहुत नंबर अच्छा लोग ला ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, खासकर करियर फाउंडेशन का जो टेस्ट चल रहा है उसमें नंबर अच्छा नहीं आ पा रहा, तो मुझे लग रहा है और ज़्यादा तैयारी की जरूरत है रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है, एग्जाम तो हो ही जाएगा भाई, दिसंबर जनवरी तक एग्जाम तो 100% हो ही जाएगा। तो एग्जाम में आप क्या करना, पास कैसे 100% हो जाए उस पर दिमाग लगाना है दोस्तों। और उसके लिए आप लोग मेहनत कीजिए जितना हो सकता है, ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से, सेल्फ स्टडी माध्यम से, चाहे जो भी माध्यम से, बस आप लोग रिजल्ट निकालने का प्रयास कीजिए। सिर्फ पढ़ने बंद रहिए। मान पता चला कि पढ़ रहे हैं 4 साल से, 3 साल से, 7 साल से तैयारी, रिजल्ट ही ना हो, क्या मतलब हुआ पढ़ने का। तो पढ़ो ऐसा कि रिजल्ट निकल जाए कोई ना कोई एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते लिखते रहिए, हंसी खुशी रहिए और पॉजिटिव नजरिए से प्रिपरेशन करिए और अपने लाइफ को अपने मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को।